हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकौशल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारे सुकौशल चैनल पर एचएससी सीईटी मेंस का बैच स्टार्ट कर रखा है। तो उसी सीरीज में हमारी आज की जो नेक्स्ट यूनिट है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एससीएम जो हमारी यूनिट है उसको। लगभग हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 2-3 यूनिट रहती है, उनको भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एमसीक्यू सीरीज जो है वो भी स्टार्ट हो गई है चैनल पर, धीरे धीरे उसकी भी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने क्लासेस ये जो पहले वाली क्लासेस हैं वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर बात करें सिलेबस की तो ये है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सिलेबस हमारे एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर लगभग कंप्लीट जो सिलेबस होता है हमारे बीकॉम के अंदर एससीएम का वो गिवन है। बेसिक जो है वो चीज़ें हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है, फिर अप्रोचेज क्या है एससीएम की, उसके बाद एक फर्म और एक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से क्या रोल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, उसके बाद है सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मार्केटिंग मिक्स, इनके बीच में क्या रिलेशन है, और साथ में जो सप्लाई चेन है उसका मार्केटिंग के साथ में क्या एक तरह से रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी बताया, मतलब सिलेबस के अंदर गिवन है। उसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक कोऑर्डिनेशन फंक्शन की तरह कैसे वर्क कर सकता है, इंटीग्रेटेड एससीएम क्या होता है, टोटल कॉस्ट कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद है एलिमेंट्स एससीएम के क्या एलिमेंट्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कैसे एक राइट ट्रांसपोर्टेशन के मोड का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस गिवन है। इस कंप्लीट सिलेबस को हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के मीनिंग की कि क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो अब देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। एक बिजनेस के अंदर जो अलग अलग चीज़ों की सप्लाई होती है, अब देखो एक मैन्युफैक्चरर है, कोई सामान को बनाने वाला है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल की नीड होगी, ठीक है, रॉ मटेरियल सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर सिर्फ रॉ मटेरियल से तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता, उसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स की भी नीड होगी, उनकी भी सप्लाई करनी पड़ेगी। फिर जब ये मैन्युफैक्चरर फाइनल प्रोडक्ट बना लेगा, फिर इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए भी सप्लाई करने की नीड होगी। तो ये जितनी भी सप्लाई हो रही है एक मैन्युफैक्चरर के अगर पर्सपेक्टिव से हम देखें या एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये जो सारी सप्लाई हो रही है एक बिजनेस के अंदर, ये पूरी जो सप्लाई चेन है इसका प्रॉपरली मैनेज करना, यानी कि इस जो सप्लाई चेन है इसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करना कि जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो सके बिजनेस की, और जो कॉस्ट है उसको कम से कम किया जा सके। तो इस तरीके से मैनेज करना इस पूरी सप्लाई चेन को ही होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर ये जो अलग अलग सप्लायर्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर है, फिर मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, इन सारी पार्टीज, ये जो पार्टनर्स हैं सप्लाई चेन के बीच में, इन सबको आपस में इंटीग्रेट करके इकट्ठा लाके इन एक तरह से जो प्रॉपर सप्लाई है वो इंश्योर करना काम होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। अब बात करें फाइनल क्यों करते हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम करते हैं ताकि जो हमारा कस्टमर है उस कस्टमर तक हम प्रोडक्ट को सही समय पर और जो राइट क्वांटिटी है, यानी कि सही मात्रा में जितना उसने चाहिए है वो, और राइट क्वालिटी का, कि जिस क्वालिटी का उसको प्रोडक्ट चाहिए उस क्वालिटी पर और कम से कम कॉस्ट के ऊपर उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट हम उसको पहुंचा सके, उसको डिलीवर कर सकें। ये पूरा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है कस्टमर को प्रॉपरली जो है टाइम पे राइट क्वांटिटी में राइट लोकेशन पर प्रोडक्ट जो है उसको, प्रोडक्ट या हमारी जो सर्विसेज हैं वो डिलीवर करना, ठीक है। तो ये पूरा होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव और फंक्शन। अब देखो हम सप्लाई चेन नेटवर्क को समझते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और डिटेल में समझने से पहले। अब सप्लाई चेन नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क यानी कि ये जो सप्लाई की जो चेन होती है, ये चेन जो सप्लाई चेन है ये किन किन के बीच में होती है। अब देखो सबसे पहले जो एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट को बनाता है, उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए सप्लायर से सामान लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सप्लायर से ही तो वो रॉ मटेरियल लेगा, तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है वो सप्लायर से मैन्युफैक्चरर के पास आएगा, या यहाँ पे हो गई सप्लाई, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट, अब फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाया, फिर प्रोडक्ट बनाने के बाद मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाएगा, उसको सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर आ गई सप्लाई चेन, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसका काम है
उस प्रोडक्ट को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अलग अलग वेयर हाउसेज में, रिटेल स्टोर में उस प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा। फिर ये यहाँ से रिटेल स्टोर से फिर वो पहुंचेगा फाइनल कस्टमर के पास। तो ये पूरा नेटवर्क होता है सप्लाई चेन नेटवर्क, यानी कि ये सारे जो पार्टनर्स हैं इनके बीच में जो जो भी सप्लाई हो रही है, जो सप्लाई चेन है, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इकट्ठा कर दें, तो इसको हम डिफाइन करते हैं सप्लाई चेन नेटवर्क के नाम से। ठीक है, अब अगर हम बात करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, एक तरह से क्या स्कोप होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में का जो काम है वो क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट, गुड्स भी और जो सर्विसेज भी है, सर्विसेज दोनों चीज़ें। तो जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको पहले तो उस गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए प्रोक्योरमेंट करना, प्रोक्योरमेंट यानी कि सप्लायर से जो भी नेसेसरी रॉ मटेरियल है उसको खरीदना, प्रोक्योरमेंट करना। फिर उसको मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसको फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद उसको कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करना। ये जो सारे फंक्शंस हैं इनको एक प्रॉपर तरीके से प्लान करना, डिज़ाइन करना और कंट्रोल करना और फाइनली इम्प्लीमेंटेशन उसका करना, ये काम इंक्लूड होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या क्या करता है, मैनेज करता है सप्लाई और डिमांड को, किस किस की सप्लाई रॉ मटेरियल की सप्लाई, फिनिश्ड गुड्स की सप्लाई, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से वेयर हाउस के बीच में सप्लाई, जहाँ पर भी सप्लाई होती है एक बिजनेस ऑल ओवर जो नेटवर्क है उसके अंदर, उस सप्लाई और डिमांड को मैनेज करना। उसके बाद सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड पार्ट्स, अब रॉ मटेरियल कहाँ से, किस सोर्स से हम रॉ मटेरियल लेके आएंगे, उस चीज़ को मैनेज करना। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली, कि अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सिर्फ एक चीज़, एक रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती, अलग अलग कंपोनेंट्स की नीड होती है, अलग अलग सामान की नीड होती है। तो वो सारा सामान प्रॉपरली टाइम पर इकट्ठा करना, प्रोवाइड करना एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री टेकिंग, जो वेयर हाउस है जहाँ पर हम हमारा सामान जो स्टॉक है उसको एक तरह से स्टोर करके रखते हैं, उस वेयर हाउस के अंदर भी अलग अलग काम होते हैं, उन सारे कामों को मैनेज करना भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है ऑर्डर एंट्री और ऑर्डर मैनेजमेंट, यानी कि जो कस्टमर ऑर्डर देता है कि कस्टमर ने कितने ऑर्डर दिए सामान के लिए, डिमांड की, उन प्रॉपरली उन ऑर्डर को फुलफिल करना, उस ऑर्डर की जो डिमांड है उसको फुलफिल करना, ऑर्डर मैनेजमेंट करना, यानी कि तो वो काम भी आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल चैनल, जो भी हमारे चैनल है जिनके थ्रू हम हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उन चैनल तक हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट है डिलीवरी टू कस्टमर, यानी कि फाइनली इंश्योर करना कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच गया या नहीं। तो ये सारे वर्क आते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अब हम बात करें स्कोप की या इम्पोर्टेंस की, कि क्यों जरूरी है, या रोल एक तरह से हम कह सकते हैं एससीएम का क्या एक रोल है बिजनेस के अंदर। सबसे पहले है मिनिमाइजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, यानी कि जो हम ऑपरेशंस करते हैं बिजनेस के अंदर, जो वर्किंग जहाँ पर हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट आती है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं। तो वो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको कम करके करना मेन ऑब्जेक्टिव है एससीएम का। उसके अलावा कस्टमर सर्विसेज है उसको बूस्ट करना, यानी कि कस्टमर को अच्छी सर्विस मिले। अच्छी सर्विस का क्या मतलब है, उसको टाइम पे डिलीवर हो, जितनी नंबर में उसने चाहिए है क्वान्टिटी उतने मतलब उतने नंबर पर हो, जिस जगह पर उसको चाहिए उस जगह पर हो। तो इससे क्या होगा, कस्टमर सर्विसेज जो है वो इम्प्रूव होगी, हम कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट एनहेंस फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉस्ट को कम करने की बात करता है। अब कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी, वो अच्छी होगी, तो फाइनेंशियल पोजीशन एनहेंस करना, उसको बढ़ाना। नेक्स्ट है मैनेज डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना का तो काम है ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, कि प्रॉपरली जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज और गुड्स हैं वो प्रॉपरली टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हो सके, उनको बांट सके अलग अलग चैनल्स में और फाइनल कस्टमर तक। नेक्स्ट है ब्रिंग कोऑर्डिनेशन अमंग पार्टनर्स। अब जो पार्टनर है, पार्टनर कौन, जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वेयर हाउस है, ये सारे पार्टनर हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। इन पार्टनर के बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आना, ठीक है, क्योंकि अब ये आपस में अगर कोऑर्डिनेटेड ही नहीं होंगे, कोऑर्डिनेशन मैनर में काम ही नहीं करेंगे, तो ये मैन्युफैक्चरर कुछ अलग करेगा, सप्लायर का कुछ अलग ऑब्जेक्टिव होगा, तो इस तरीके से तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो एक तरह से कोऑर्डिनेशन लेके आना इन सारे
सारे पार्टनर्स के बीच में। ये ऑब्जेक्टिव है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, उसके लेवल को मैनेजमेंट करना, कितना हमें स्टॉक रखना है। स्टॉक ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तो फिर हम टाइम पे कस्टमर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे कस्टमर, और अगर ज़्यादा करेंगे तो उसको स्टोरेज की कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसलिए जो इन्वेंट्री का लेवल है उसको प्रॉपरली मैनेज करके रखना। नेक्स्ट है सप्लायर मैनेजमेंट, की जो सप्लाई से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको भी मैनेज करना। ये सारा एक तरह से स्कोप या हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस के अंदर आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं अप्रोचेज की, कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है उसको करने के लिए किन अप्रोचेज का, किन तरीकों का यूज किया जाता है। तो सबसे पहली जो अप्रोच है वो है लीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये लीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? अगर नॉर्मल हम बात करें लीन वर्ड की, तो लीन वर्ड का मतलब होता है कि नैरो डाउन करना, कम करना, पतला करना, एक तरह से लीन का मतलब ये होता है। तो लीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्रोच जो है उसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर फोकस किया जाता है कि हमारा जो एक तरह से हम जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं, तब वो जो कॉस्ट आती है हमारी, जो मतलब कॉस्ट क्या, जो हम मटेरियल, जो एक तरह से जो इन्वेंट्री है उसको मैनेज करते हैं, तो उस टाइम पे, या हम जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी वेस्टेज हो रही है उसको कम से कम करना, कि इस तरीके से प्रॉपरली हमें मैनेज करना है सप्लाई को, कि हमारी वेस्टेज जो है वो बिल्कुल कम हो सके। इन्वेंट्री जो है वो उसका जो लेवल है वो एक तरह से कम रखने की कोशिश करना है, यानी कि इन्वेंट्री का जो यूज है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करना है, ताकि एक हमारी जो कॉस्ट बेनिफिट है वो हमें मिल सके। और जो एफिशिएंसी है हमारी उसको इम्प्रूव करना है, उसको अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी लेके आनी है। तो ये सारे चीज़ों, इन 3 चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं लीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्रोच के थ्रू। यानी कि एक तरह से हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस की, यानी कि हम ये नहीं है कि एकदम से चेंज ले आएंगे हमारे सिस्टम के अंदर, नहीं, हम धीरे धीरे जो है, मतलब कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे हम थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करेंगे सारी चीज़ों में, और फिर उससे हमारी जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, उसको इम्प्रूव करेंगे। ये होता है लीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है एजाइल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये एजाइल सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो बात करती है फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि अब देखो, जैसे जैसे मार्केट के अंदर चेंज होता है वैसे वैसे हम हमारे सिस्टम के अंदर चेंज लाएं, यानी कि हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि चेंज हो जाना जल्दी से, जैसे ही पर्टिकुलर एक कंडीशन चेंज हुई उसके हिसाब से हमने स्टेप ले लिया। अब देखो मार्केट जो है वो उसका जो वो है वो स्टेबल नहीं होती, मतलब एक जैसी नहीं रहती, उसमें चेंज होते रहते हैं। मतलब एक तरह से जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या पता क्या फैक्टर का क्या चेंज आ जाए, तो वो उस चेंज के हिसाब से हम अडप्ट हो जाएं, यानी कि चेंज को के हिसाब से हम हमारा सिस्टम को चेंज कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रखनी सिस्टम के अंदर, ये बात करती है एजाइल सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्रोच। नेक्स्ट है ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब यहाँ पर नाम ले रखा है ग्रीन का। ग्रीन मतलब होता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें, कि जब हम सप्लाई इस अप्रोच के अंदर क्या करते हैं, हम हमारा जो सप्लाई चेन का जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं, कि इन्वायरमेंट को जो हार्म है, मतलब इन्वायरमेंट का नुकसान कम से कम हो। हमें ऐसी अप्रोचेज, ऐसे सिस्टम का यूज करना है कि एक हमारा जो काम है वो सस्टेनेबल मैनर में हो, यानी कि उससे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई हार्म ना हो, वेस्टेज को कम करना है। हमें ऐसी चीज़ें, ऐसे सिस्टम का यूज करना है जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो। जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूज करना है, ठीक है। रिसाइकलिंग पर और रीयूज पर फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो सामान है उनका रिसाइकल करें, रीयूज करें, ताकि वेस्टेज जो है वो कम हो सके और पोल्यूशन जो है वो कम हो सके, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है सप्लाई चेन का वो कम करना है, ठीक है। ये हम बात करते हैं ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है आउटसोर्स्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इस अप्रोच के अंदर क्या करते हैं, आउटसोर्स्ड यानी कि हम हमारा जो सप्लाई चेन का जो काम है, जो उस काम को बाहर की पार्टीज से करवाते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं। उसकी जो एक्टिविटीज हम करते हैं सप्लाई चेन के अंदर उसको हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, यानी कि कोई, अब देखो एक बिजनेस जो है वो कोई भी काम है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम है, अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन का काम अलग से एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है उससे करवाता है कि आप हमारे ये जो सामान है उसको ट्रांसपोर्ट करो। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो सप्लाई चेन की जो ये एक्टिविटी है, ये जो काम है, ये किससे करवा रहे हैं, आउटसाइडर से, बाहर वाले से करवा रहे हैं। तो जब हम
आउटसोर्सिंग करते हैं हमारी सप्लाई चेन की एक्टिविटीज़ को, तो हम यूज करते हैं आउटसोर्स्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि हम हमारा काम जो है वो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं वो बाहर की पार्टी से करवाएं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम सारी जो एक्टिविटी है, अब देखो अलग अलग एक्टिविटी होती है सप्लाई चेन के अंदर कि पर्टिकुलर अलग अलग सिस्टम है, उसके सब सिस्टम है, उनको मैनेज करना। तो जब हम सारे सिस्टम को इकट्ठा इंटीग्रेट करके यानी कि अलाइन करते हैं, हम एक दूसरे के साथ अटैच करके पूरा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यानी कि सारे सिस्टम को, सारे काम को हम इकट्ठा हमारा जो मेन गोल है उससे लिंक करके मैनेज कर रहे हैं, तो वो होता है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है कस्टमर फोकस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यानी कि जब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट करें कस्टमर को फोकस में रख के कि कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर क्या चाहता है, उसके हिसाब से हम हमारे सप्लाई चेन को मैनेज करें। यानी कि अब देखो कस्टमर जो है वो कई बार क्या चाहता है कि मुझे टाइम पे प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए, चाहे उसकी कॉस्ट कितनी भी आए। तो यानी कि हमारा कस्टमर ये चाह रहा है कि उसे टाइम पे मिले, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या यूज करेंगे, हम करेंगे कि हमें टाइम का ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, चाहे कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। तो अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन का अगर हमें देखना है तो ट्रांसपोर्टेशन भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। तो हम ऐसे ट्रांसपोर्टेशन मोड का यूज करेंगे जिससे चाहे कॉस्ट ज्यादा आ जाए लेकिन टाइम जो है वो टाइम पे डिलीवर हो जाए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे जो एयर है, एरोप्लेन के थ्रू हम प्रोडक्ट जो है वो डिलीवरी का सिस्टम करें कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हम जो एयर मोड है ट्रांसपोर्टेशन का उसको यूज करें, क्योंकि वहां पर फास्ट डिलीवरी होती है लेकिन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है। तो अब हमारा कस्टमर जो है वो कैसी डिमांड कर रहा है, अब कई बार कस्टमर होता है कि उसे को कॉस्ट की जो है वो ध्यान में रखना, मतलब कॉस्ट कम होनी चाहिए, उसको प्राइस कम पड़ना चाहिए, चाहे जो डिलीवरी है वो लेट हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम उस तरह की अप्रोच यूज करेंगे। तो जब कस्टमर फोकस्ड यूज करते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं, कस्टमर क्या चाहता है, उसके हिसाब से जब हम हमारे सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं तो वो अप्रोच कहलाती है कस्टमर फोकस्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, तो ये है अप्रोचेज सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। अब हम बात करते हैं रोल जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, उसका एक फर्म के अंदर, एक कंपनी के अंदर क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो इनको तो हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं जब वो स्कोप वाली चीज़ें करी थी, फिर भी एक बार कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है कॉस्ट रिडक्शन। अब देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक फर्म की कॉस्ट को कम करने में एक रोल प्ले करता है। कैसे? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हम बात करते हैं ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल की, कि ऐसा इन्वेंट्री लेवल जिससे ना तो कस्टमर जो है उसकी मतलब डिमांड ये रहे कि भाई डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे, कस्टमर जब डिमांड कर रहा है तब हमारे पास प्रोडक्ट होना भी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो रख लिया क्योंकि उससे फिर वो कॉस्ट आएगी। तो ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल यानी कि ऐसा लेवल जिससे कस्टमर की डिमांड भी फुलफिल की जा सके और जो एक्स्ट्रा स्टोरेज का कॉस्ट है, खर्चा है, वो भी बच सके, ऐसा लेवल मेंटेन करके रखना। तो अब जब ऐसा लेवल मेंटेन करके रखेंगे तो हमारी कॉस्ट जो है वो कम होगी। उसके बाद है मिनिमाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि हम ट्रांसपोर्टेशन के उस मोड का यूज करेंगे जिससे कॉस्ट हमारी कम हो। उसके अलावा हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। तो ये सारे काम एक्टिविटीज जो है वो क्या इंश्योर कर रही हैं, क्या बता रही हैं, कॉस्ट रिडक्शन की, कि कॉस्ट हम कैसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। अब देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो फोकस करता है कस्टमर के ऊपर कि कस्टमर को टाइम पे प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाए, कॉस्ट जो है वो कम आए। तो जब हम इन चीज़ों की बात करेंगे, टाइम पे डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट, कॉस्ट जो है वो भी कम करने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी जो कस्टमर को हम जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इम्प्रूव होगी, वो अच्छी होगी, तो इससे बेनिफिट मिलेगा एक फर्म को। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो सप्लाई चेन के अंदर काफ़ी तरह के रिस्क होते हैं, जैसे कि सप्लाई जो है वो डिस्ट्रप्शन हो गई, सप्लाई प्रॉपर टाइम पर नहीं हुई, क्वालिटी इश्यूज आ गए, या फिर रेगुलेटरी जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। तो ऐसे कई रिस्क आते हैं सप्लाई चेन के अंदर। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है, इंश्योर करता है कि ये जो रिस्क हैं, एक मिनट, ये जो रिस्क है इनको कम किया जा सके। तो अब जब रिस्क कम होंगे, जब ये रिस्क कम होंगे सप्लाई चेन के अंदर तो बेनिफिशियल होगा फर्म के लिए। तो फर्म के जो रिस्क हैं उनको कम करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि कुछ नए तरीके, कोई भी काम करने के नए तरीके जो है वो निकालना। तो इनोवेशन पे फोकस करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो उसका फायदा मिलता है फर्म को भी। जैसे कि नए जो पूरे जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज करने के लिए नए तरीके
जो है वो पार्टनर्स लेके आते हैं। अब देखो जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सारी पार्टीज, ये सारे पार्टनर मिलके जो है वो मैनेज करते हैं सप्लाई चेन को। तो जब अलग अलग पार्टीज मिलके काम करेंगी, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी, तो एक कोलाब्रेशन के अंदर वो अगर वर्क करेंगी, मिलके काम करेंगी, तो इससे क्या होगा, नए नए आइडियाज, नए नए तरीके आएंगे काम करने के। तो इससे इनोवेशन जो है एक फर्म के अंदर वो इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है? ऐसा फायदा, ऐसी एडवांटेज जो हमारे पास तो है लेकिन कंपटीटर, जो हमारे कंपटीटर है उनके पास नहीं है। तो कंपटीटिव एडवांटेज वो एडवांटेज होती है जो फायदा, जो मतलब जो चीज, जो बेनिफिट हमारे पास तो है लेकिन कंपटीटर्स के पास नहीं है, तो ऐसी एडवांटेज। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है एक फर्म के लिए। कैसे? अब देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फोकस किया जाता है कि हम जल्दी से जल्दी मार्केट के अंदर जो डिमांड है उसको फुलफिल करें, टाइम पे फुलफिल करें। मार्केट के अंदर अगर कोई चेंजेज हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारा सिस्टम जो है उसके अंदर चेंज करें, कस्टमर को बेटर से बेटर सर्विस प्रोवाइड करें। तो ये सारे फायदे अगर हमारे पास होंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू, तो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी, ऐसी एडवांटेज जो सबके पास नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इकोनॉमी के अंदर क्या रोल है। अब तक हमने बात की एक फर्म के अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर बिजनेस या कंपनी जो है उसके लिए क्या रोल था सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब देखो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो एक तरह से प्रॉपरली टाइम पे प्रोवाइड करने का एक जो पूरा सिस्टम है उसको मैनेज करता है। यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके एफिशिएंट फ्लो को इंश्योर करता है कि एफिशिएंट सही तरीके से गुड्स और सर्विसेज जो हैं उनका फ्लो हो, किन के बीच में, सप्लायर के बीच में, मैन्युफैक्चरर के बीच में, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर्स, इन अलग अलग पार्टनर के बीच में गुड्स और सर्विसेज जो हैं उनका अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से फ्लो हो। अब जब एफिशिएंट तरीके से गुड्स और सर्विसेज का इकोनॉमी के अंदर फ्लो होगा तो वो बेनिफिशियल होगा, एक इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होगा। कैसे कैसे? अब कई रोल जो है वो प्ले करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कैसे? सबसे पहले है जॉब क्रिएशन। अब देखो ये अलग अलग पार्टीज जो है वो वर्क करेंगी सप्लाई चेन के अंदर, तो इससे क्या होगा, जॉब क्रिएट होगी। ट्रांसपोर्टेशन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ट्रांसपोर्टेशन में जॉब क्रिएट होगी। वेयर हाउसिंग जो है उसको मैनेज करने के लिए लेबर की नीड होगी, तो उससे जो है जॉब क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्रिएट होंगी। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक इकोनॉमी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। अब देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है कि सब टाइम पे जो है वो रॉ मटेरियल मिल जाए, जो हम प्रोसेसिंग करते हैं उसके अंदर जो वेस्टेज है उसको कम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा, इन सारी चीज़ों से प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव होगी। तो प्रोडक्टिविटी अगर इम्प्रूव होती है तो वो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होती ही है। ठीक है, नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन की बात तो हमने उसके अंदर भी की थी जब हम फर्म के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो अब देखो जब इनोवेशन होगा, नए नए आइडियाज़, नए नए तरीके आएंगे प्रोडक्शन करने के, चीज़ों को मैनेज करने के, तो उससे पूरी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड फैसिलिटेशन। ट्रेड फैसिलिटेशन यानी कि ट्रेड को बढ़ावा मिलता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हेल्प से। अब देखो जितना अच्छे से बिजनेसेस जो है वो अपनी सप्लाई चेन का मैनेज करेंगे उतने अच्छे से बिजनेसेस ग्रो करेंगे। तो जितने ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेंगे यानी कि उतना अच्छे से ट्रेड फैसिलिटेशन होगा, ट्रेड फैसिलिटेट किया जाएगा। एक तरह से जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में जो मूवमेंट है वो भी एफिशिएंटली मैनेज होगी। अगर बिजनेसेस अपनी कंट्री के अंदर अच्छे से सप्लाई चेन को मैनेज कर सकते हैं तो वो बाहर अब्रॉड तक भी, दूसरे देशों तक भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो पहुँचाने के लिए एफर्ट्स करेंगे और उससे क्या होगा कि ट्रेड जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। अब देखो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बात करता है वेस्टेज को कम करने की, रिसाइकलिंग पे फोकस करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे फोकस करता है। तो इससे क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी इंश्योर होती है। सस्टेनेबिलिटी यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऐसे तरीके लेके आता है जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सके। ऐसे नहीं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऐसी चीज़ों पे बात नहीं करता कि अभी करंट में फ़ायदा हो गया और लॉन्ग टर्म में उसके नुकसान हो। नहीं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है, यानी कि जो तरीके सस्टेन कर सके, लॉन्ग टाइम तक हमें उनका फ़ायदा मिले। तो अगर सस्टेनेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी एक इकोनॉमी के अंदर तो उसका जो इकोनॉमी है उसके अंदर अच्छा ही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये फायदे, ये रोल जो है वो प्ले करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगर हम एक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझे तो।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इंटीग्रेटेड के हमने पहले भी बात की थी। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है कि ये जो सप्लाई चेन के जो एक्टिविटीज हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो अगर मिलके इकट्ठा इंटीग्रेटेड होके आपस में अलाइन करके अगर सप्लाई चेन मैनेज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एक तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच है ये, जिसके अंदर मैनेज किया जाता है फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कहाँ से, सप्लायर से कस्टमर तक, कि सारे मिलके जो है एक अच्छे तरीके से मैनेज करें गुड्स और सर्विसेज का फ्लो, स्टार्टिंग में सप्लायर से लेके एंड कस्टमर तक। ठीक है, तो यही होता है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जहाँ पर जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको अलाइन किया जाता है सप्लाई चेन की, और जो प्रोसेसेस हैं उनको कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो कंपनी के मेन गोल है, उससे लिंक किया जाता है कि भाई जो मेन गोल है कंपनी का उसी को इंश्योर किया जाए, या ना कि ये कि भाई अलग एक्टिविटी है उसको अलग लोग अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं, दूसरी एक्टिविटी है उसको अपने तरीके से नहीं, सारी जो एक्टिविटी हैं उनको इकट्ठा करके जो मेन गोल है कंपनी का वो इंश्योर किया जाए कि इस एक्टिविटी का भी यही गोल होना चाहिए, इस एक्टिविटी का भी यही गोल, और इस एक्टिविटी का भी यही गोल। इस तरह से सारी जो एक्टिविटी है उसको लिंक करना मेन गोल के साथ, और सारे जो पार्टनर्स हैं, सारी जो एक्टिविटी हैं उनको आपस में लिंक करना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि इकट्ठा करके सारी चीज़ों को मैनेज करना, ना कि अलग अलग। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है टोटल कॉस्ट कंसेप्ट। अब देखो ये टोटल कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर एक कंसेप्ट आता है टोटल कॉस्ट का। ये जो कंसेप्ट है ये बात करता है टोटल कॉस्ट की, यानी कि हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर टोटल कॉस्ट पे फोकस करना है। टोटल कॉस्ट यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की कॉस्ट जो है उनको कम करने के ऊपर फोकस करना है। ये होता है टोटल कॉस्ट कंसेप्ट, यानी कि हमें ये नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है उसकी कॉस्ट कम कर दी, उसकी वजह से दूसरी जो एक्टिविटी है उसकी कॉस्ट बढ़ गई, ऐसा नहीं करना है। हमें टोटल कॉस्ट पे जो टोटल कॉस्ट कंसेप्ट है उस पे फोकस करना है। यानी कि हमें अगर हम कोई भी स्टेप लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिससे हम मतलब एक तरह से ये ऑब्जेक्टिव मान के चलते हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम करनी है हमें, तो कॉस्ट कम करने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी कॉस्ट कम कर रहे हैं। हमें फोकस करना है टोटल कॉस्ट के ऊपर कि हमें ऐसे स्टेप लेने हैं, ऐसे तरीकों का यूज करना है कि हमारी टोटल कॉस्ट कम हो। तो यही होता है टोटल कॉस्ट कंसेप्ट, जहां पर जो टोटल कॉस्ट है उसको ऑप्टिमाइज करने का एम जो है वो रखा जाता है। यानी कि हमें इस तरीके से सप्लाई चेन को मैनेज करना है कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कम हो, और उस टोटल कॉस्ट का ये नहीं है कि हमें क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की उसको कम कर दिया, उसको घटा दिया तो हम टोटल कॉस्ट जो है मतलब एक तरह से कॉस्ट कम कर रहे हैं क्वालिटी को कम करके। ऐसा नहीं करना है हमें जो एक तरह से टोटल कॉस्ट के अंदर वो चीज़ भी इंक्लूड होती है, क्वालिटी भी इंक्लूड होती है कि हमें क्वालिटी को कम करके कॉस्ट को कम नहीं करना है। हमें जो कस्टमर को हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस का लेवल जो है वो सेम रहना है। यानी कि जो कस्टमर को फ़ायदा मिल रहा है उस फ़ायदे को तो हम ये नहीं है कि वो फ़ायदे को कम करके, जैसे कि हमने क्या किया उसको कम करने के लिए कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर हम मैटर डाल रहे हैं, कोई 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट से मिला के हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉस्ट को कम करने के लिए 4 की जगह 3 एलिमेंट का यूज करके इस प्रोडक्ट को बना दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी कॉस्ट तो कम हो गई एक एलिमेंट की, लेकिन हमारी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। अब कस्टमर जो है एक तो 4 एलिमेंट से मिलके बना था ये प्रोडक्ट, तब कस्टमर को जितना फायदा मिल रहा था, और एक 3 से मिलके बनेगा तब कस्टमर को जितना फायदा मिलेगा। तो इससे कस्टमर जो है उसकी क्वालिटी कम हो गई, कस्टमर की पर्सपेक्टिव से प्रोडक्ट की क्वालिटी कम हो गई। तो ऐसा नहीं करना है हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर वो तरीकों का यूज करना है जिससे जो क्वालिटी है, जो सर्विस की क्वालिटी है वो कम ना हो और कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट कंसेप्ट। अब ये टोटल कॉस्ट कंसेप्ट, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनसे और डिटेल अच्छे से क्लियर होगा ये। सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर, यानी कि किन किन कॉस्ट जो है उनको हम कम करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करते हैं हम उनको, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि एक सामान को दूसरे सामान तक पहुंचाने तक की कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कि जो वेयर हाउस के अंदर हम सामान को स्टोर करके रखेंगे वो कॉस्ट। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट यानी कि कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया है सामान का, उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि उस ऑर्डर को फुलफिल करने की जो कॉस्ट है वो। तो अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर होते हैं। तो हमें क्या करना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, इस कंसेप्ट के थ्रू
हमें इन सारे कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना है कि किस किस तरह की कॉस्ट होती है, ठीक है। फिर इनको हमें एनालाइज करना है कि हम किस पर्टिकुलर जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। अब देखो, जब हम इन कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, अलग अलग कॉस्ट को, तो इससे एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब होता है? ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि जब हम इन कॉस्ट में से एक कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं तो उससे दूसरे वाली जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। कैसे? अब देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे हम हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की हमें हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए। तो हमने क्या किया, हम जो है वो ये सोचते हैं कि हम इकट्ठा सामान मंगवा लेते हैं, कि भाई बल्क में सामान मंगवा ले, तो उससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि हमें बार बार नहीं ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि हमने इकट्ठा बल्क में सामान मंगवा लिया। लेकिन अगर हम देखें, हमारा नेक्स्ट जो कॉस्ट है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, यानी कि इन्वेंट्री को स्टोर करने की कॉस्ट। अब देखो, एक तो हम कम जो थोड़ी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की उसको स्टोर कर रहे थे, अब हमने बल्क में मंगा लिया इकट्ठा, तो इसको स्टोर करने के लिए अलग से वेयर हाउस चाहिएगा, उस वेयर हाउस के अंदर वर्कर चाहिए उसको उस सामान की देखभाल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। तो इससे हमारा क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कम हो गई, लेकिन हमारी ये जो वेयर हाउस यानी कि जो इन्वेंट्री को मैनेज करने की जो कॉस्ट है ये बढ़ गई। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ यानी कि एक कॉस्ट को कम मतलब एक कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है, तो ये होता है ट्रेड ऑफ। तो अब हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर इस ट्रेड ऑफ से बचना है, यानी कि हमें ऐसा बैलेंस बनाना है इन कॉस्ट ड्राइवर के बीच में कि जब हम इस ट्रांसपोर्टेशन वाली कॉस्ट को कम करने की कोशिश करें तो इन्वेंट्री वाली कॉस्ट बढ़े ना। ऐसा बैलेंस बना के रखना है कि ना तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज़्यादा हो और ना ही इन्वेंट्री की कॉस्ट ज़्यादा हो। तो इसी को हम बोलते हैं एक तरह से जो एक ऑप्टिमम हम क्या बोले, एक ऑप्टिमम तरीका जो है वो हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, ताकि ये जो ट्रेड ऑफ है इससे बच सके। और यही होता है टोटल कॉस्ट कंसेप्ट, यानी कि हमें टोटल कॉस्ट पे फोकस करना है, ना कि अलग अलग एलिमेंट पे। यानी कि हमें ये नहीं सोचना कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर रहे हैं, हमें टोटल सबकी कॉस्ट देखनी है। ये तो अब इस कॉस्ट कंसेप्ट से यही होता है कि हमें अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का था, अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं तो इन्वेंट्री बढ़ जाती है। तो अब हम कैसे करें कॉस्ट को कम, यानी कि हमें कॉस्ट तो कम करनी, कैसे करें? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ये कॉस्ट कंसेप्ट जो है वो क्या बोलता है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कम करनी है तो ऐसे तरीके यूज करो जिससे इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़े ना। जैसे कि अब देखो कि जो हम ट्रांसपोर्टेशन जो कर रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके अंदर हम जो मान लो लार्ज आइटम जो है वो हम मंगवा रहे हैं, तो जैसे कि ये है कि एक कोई भी मान लो एक ट्रक है, उस ट्रक के अंदर हम 10 ही कोई बड़े जो प्रोडक्ट हैं उनको रख सकते हैं, ठीक है। तो अब 10 प्रोडक्ट रख सकते हैं, तो अब मतलब 11 नहीं रख सकते, लेकिन कुछ साथ में है ना, कुछ छोटे आइटम्स जो है, मतलब जो स्मॉल आइटम्स हैं वो आ सकते हैं, उसके अंदर स्पेस है। तो इस तरह से हम क्या करें, 10 तो बड़े आइटम रख लें और उसके अंदर जो स्पेस बच गया उसके अंदर जो स्मॉल आइटम्स हैं उनको साथ में रख लें। तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्मॉल आइटम्स को लाने की अलग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बच गई। तो इस तरीके से हमें एक तरह से सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने हैं, इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम करनी है। और मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट इस तरीके से मैनेज करनी है कि उसका दूसरी कॉस्ट के ऊपर जो है वो गलत इफेक्ट ना पड़े। ये होता है ट्रेड ऑफ को मैनेज करना। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये जो टोटल कॉस्ट कंसेप्ट है ये बात करता है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की, यानी कि एकदम से हम कॉस्ट को कम नहीं कर सकते, हमें धीरे धीरे सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने होंगे, धीरे धीरे हम लगातार जो है वो एफर्ट करते रहेंगे और कॉस्ट जो है वो कम होती रहेगी, यानी कि इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन, यानी कि जो टोटल कॉस्ट कंसेप्ट है ये कैसे कब वर्क कर सकता है सही से, जब हम जो सारे पार्टनर्स हैं वो अगर मिलके कोलैबोरेशन में वर्क करें, काम करें, तो वो जो तरीका है उससे जो है टोटल कॉस्ट कंसेप्ट जो है वो वर्क कर सकता है। तो ये होता है पूरा टोटल कॉस्ट कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर। स्ट्रेटेजिक जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम एक स्ट्रेटेजिक तरीके से एक स्ट्रेटेजी बना के फिर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो करते हैं, यानी कि हम कुछ प्रॉपर की एलिमेंट्स जो है उनके ऊपर फोकस करते हैं, की पैरामीटर डिसाइड करते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं और उसके बेसिस पे हम हमारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस तरीके से हम जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज करेंगे। यानी कि एक तरह से हम हमारे जो मेन गोल हैं उनके साथ हमारी स्ट्रेटेजी को अलाइन करके बनाते हैं, जिसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि जो एफिशिएंसी है बिजनेस की वो अच्छे से
हो, जो लॉजिस्टिक है, पूरा लॉजिस्टिक यानी कि जो पूरा जो सिस्टम है सप्लाई चेन का, उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लिए जा सके, क्वालिटी जो है उसको बढ़ाया जा सके और कस्टमर को अच्छी वैल्यू जो है वो डिलीवर की जा सके। अच्छी वैल्यू यानी कि कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जा सके। 3 कोर एरियाज हैं, उनके ऊपर हम फोकस करते हैं स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। इनकी जब हम एक स्ट्रेटेजिक तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं तो 3 कोर एरियाज के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि है पीपल, प्रोसेस और सिस्टम। पीपल की बात करें तो पीपल यानी कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास राइट नंबर ऑफ स्टाफ है भी या नहीं, यानी कि अब ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एक तरह से मैनेज करने के लिए लोगों की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो वो जो लोग हैं, वो जो स्टाफ है हमारे पास, उसके पास सही स्किल सेट है या नहीं, तो उनके स्किल सेट पे फोकस करते हैं। अगर नहीं है तो उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर राइट स्किल सेट वाले जो लोग हैं, वर्कर्स जो स्टाफ हैं, वो लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस पे फोकस करते हैं। प्रोसेस यानी कि हम हमारी जो एक्टिविटीज जो हैं उनके अंदर वेस्टेज जो है वो तो नहीं हो रही, वो जो एक्टिविटी, वो जो प्रोसेस है हमारी, जो सिस्टम की पूरी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से, जिन एक्टिविटीज से हमारा वर्क हो रहा है, उन की एफिशिएंसी जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम, कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, यानी कि जो पूरा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम हमारा कैसा है, उस सिस्टम के ऊपर फोकस करते हैं, उस सिस्टम को बेटर बनाने पर फोकस करते हैं। तो ये 3 कोर एरियाज हैं जिन पे हम फोकस करते हैं स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अब ये जो स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसकी एक प्रोसेस होती है कि हम कैसे इंप्लीमेंट करें हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि एक स्ट्रेटेजी के साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारे गोल क्या है, सप्लाई चेन, हमारे बिजनेस के क्या गोल हैं, और उन गोल को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू कैसे इंश्योर कर सकते हैं। हम एक परफॉर्मेंस जो है, मतलब परफॉर्मेंस मेजर्स डिसाइड करेंगे कि ये जो है वो हमारे तरह से स्टैंडर्ड्स हैं परफॉर्मेंस के, ये अगर हमने अचीव कर लिया तो यानी कि हमारा जो गोल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया। तो वो डिफाइन करते हैं हम सबसे पहले। फिर उसके बाद हम हमारी सप्लाई चेन को एनालाइज करते हैं। एनालाइज यानी कि अभी करंट में हमारी क्या सिचुएशन है, हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास, और क्या किन चीज़ों की हमारे पास कमी है, उन चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर, कि किन चीज़ों की डिमांड है। एक तरह से अब हमारे पास कोई सिस्टम है तो उसकी क्या मार्केट के अंदर डिमांड है या नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। फिर 3A's को पे फोकस करते हैं कि क्या एक तरह से नुकसान, जो इन्वायरमेंट के अंदर क्या फैक्टर्स जो है वो हमें नुकसान कर सकते हैं, क्या हमारे लिए खतरा है, उन चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, यानी कि पूरी सप्लाई चेन को एनालाइज करते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और 3A's के ऊपर हम फोकस करते हैं। फिर हमने सारा सप्लाई चेन को एनालाइज कर लिया, फिर हम हमारी स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। स्ट्रेटेजी जो कि हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव गोल हमने यहाँ पर डिफाइन किए थे उनके साथ अलाइन की हुई एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम, कि कैसे हम पूरा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज करेंगे। फिर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि अब देखो, प्लान तो हमने बना लिया, उस प्लान को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट भी तो करना है, एक्चुअल में उस काम को करना भी तो है, तो वही होता है इम्प्लीमेंटेशन। फिर हम एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्रिएट करेंगे कि किस किस तरीके से हम हमारा ये जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है उसको एक तरह से एक्शन में लेके आएंगे। उसके लिए पहले हम ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये, तो इस तरह से स्टेप वाइज उस स्ट्रेटेजी को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान बनाएंगे। फिर उसके बाद हम इंगेज करेंगे सप्लाई चेन पार्टनर्स के साथ। सप्लाई चेन पार्टनर्स यानी कि जो सप्लायर है वो हमारा एक पार्टनर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वेयर हाउसेज, ये जो हमारे पार्टनर्स हैं सप्लाई चेन के अंदर, इनके साथ हम इंगेज करेंगे, इनके साथ लिंक बनाएंगे। क्योंकि पार्टनर्स का जो एक मेन रोल होता है, तो पार्टनर्स के साथ इंगेज भी तो करना जरूरी है, उनके साथ मिलके पूरा जो सिस्टम है उसको डिस्कस करना, तो वो इंगेजमेंट जो है वो करेंगे हम सप्लाई चेन पार्टनर्स के साथ। फिर जो पूरा जो वर्क है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और साथ साथ हम जो प्रोग्रेस है हमारी उसको देखते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे कि पूरा जो सिस्टम है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, यानी कि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है वो ट्रैक पे है या नहीं, इस चीज को हम इंश्योर करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मार्केटिंग, कि मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग जहां पर हम हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रॉपर तरीके से कस्टमर तक पहुंच जाएं, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, कस्टमर की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो डिलीवर कर दे प्रॉपरली कस्टमर को, तो वही होती है मार्केटिंग।
मतलब मार्केटिंग ये इंश्योर करती है कि कस्टमर जो है वो हमारा फुल्ली सेटिस्फाई हो, कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं, क्या नीड है, उसके हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो डिलीवर करें। तो अब मार्केटिंग का सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ कैसे लिंक होता है, तो इससे कुछ मतलब कुछ तरीके, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम इनका रिलेशनशिप जो है वो समझेंगे। सबसे पहले कस्टमर नीड और प्रेफरेंस की बात करें तो जो दोनों चीज़ें हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी और मार्केटिंग भी, दोनों फोकस करते हैं कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस पे कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर किन चीज़ों को प्रेफरेंस देता है, उन चीज़ों पे फोकस करते हैं दोनों। अब दोनों मार्केटिंग भी और एससीएम भी। अब देखो मार्केटिंग जो है वो हमें बताता है कि कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं, क्या प्रेफरेंस है, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर हम कस्टमर बिहेवियर को समझते हैं। मार्केटिंग के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, कस्टमर बिहेवियर का एक टॉपिक आता है, यानी कि कस्टमर का क्या बिहेवियर है, कस्टमर की किस तरह की चीज़ों की कस्टमर डिमांड करता है। तो जब हम कस्टमर बिहेवियर को समझते हैं मार्केटिंग के अंदर, तो कस्टमर बिहेवियर को हमने मार्केटिंग में समझ लिया, तो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, हम कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से उसको प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचाने का काम जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट करता है। तो इस तरह से ये लिंक हो गया मार्केटिंग में भी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब देखो मार्केटिंग ने समझ लिया कि कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, तो अब उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन और डेवलप करने का जो काम है कि प्रॉपर सारे कंपोनेंट्स जो है वो अरेंज करना कि वो प्रोडक्ट कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन और डेवलप हो, इसका पे फोकस करता है एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये भी लिंक हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और मार्केटिंग में। नेक्स्ट है सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, कि जो मटेरियल और जो गुड्स हमें चाहिए प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनको लेके आना, उनके सोर्सेज फाइंड आउट करना। तो मार्केटिंग क्या फोकस करेगा, मार्केटिंग एक तरह से इन्फॉर्म करेगा कि कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कहाँ से हमें क्या मटेरियल वो है चीज़ें हैं वो लेनी चाहिए, और एससीएम जो है वो इंश्योर करेगा कि वो टाइम पे वो चीज़ें अवेलेबल हो, प्रोक्योर उनकी प्रोक्योरमेंट जो है वो की जा सके। नेक्स्ट है प्रोडक्शन और ऑपरेशन। अब जो प्रोडक्शन और ऑपरेशन की बात करें तो मार्केटिंग ने क्या किया, मार्केटिंग ने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से इन्फॉर्म किया कि किस तरह से हम प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकते हैं। तो और फिर मार्केटिंग ने ये चीज़ हमें बताई, फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने इंश्योर किया कि कैसे ये जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है इसको हम एफिशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी में मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग बात करता है कि किन चैनल के थ्रू हम कस्टमर तक पहुंचेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि भाई डायरेक्ट जो है वो डिलीवरी कर रहे हैं हम, या जो है वो अलग अलग चैनल्स के, एक चैनल के थ्रू कर रहे हैं, डबल चैनल के थ्रू कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम मार्केटिंग में पढ़ते हैं, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोडक्ट को डिलीवरी जो है वो इंश्योर करता है कि कस्टमर तक, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, कस्टमर की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, कम कॉस्ट पर, टाइम पर जो है वो डिलीवरी प्रोडक्ट की हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, इनमें मार्केटिंग और जो एससीएम है वो दोनों मिलके आपस में लिंक होके पूरा जो वर्क है उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की और मार्केटिंग मिक्स की। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स यानी कि जो 4 P's होते हैं मार्केटिंग के, वही होते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो ये जो 4 P है मार्केटिंग मिक्स के, इनके अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या रोल है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करें। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट वो सामान होता है, वो गुड्स और सर्विसेज होती है जो एक कंपनी कस्टमर को ऑफर कर रही है, कस्टमर को अपना वो जो है दे रही है, बेच रही है, वो होता है प्रोडक्ट। तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो क्या करता है, प्रोडक्ट के अंदर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, इसके अंदर कैसे अपना रोल प्ले करता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये चीज़ इंश्योर करता है कि ये जो प्रोडक्ट है जो कंपनी ऑफर कर रही है कस्टमर को, ये उसको टाइम पर, सही क्वांटिटी में, सही लोकेशन पर, कम कॉस्ट में उस कस्टमर तक पहुंच जाए। इस चीज़ को इंश्योर करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करें प्राइस की, तो प्राइस का मतलब जो प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, जो प्रोडक्ट के बदले हम उससे प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है कि ये जो प्राइस है ये एक ऑप्टिमम प्राइस हो। इस प्राइस में एक मेन रोल प्ले करता है कॉस्ट को कम करके, यानी कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसके अंदर हम फोकस करते हैं जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कम हो सके। अगर ये जो कॉस्ट है वो कम होगी तो हमारा प्राइस जो है वो भी कंपटीटर्स के कंपैरिजन में एक एफिशिएंट, एक अच्छा जो प्राइस है वो हम रख सकते हैं। तो इससे
जो हमारे एक तरह से जो डिमांड है कस्टमर की वो इंक्रीज होगी और बेनिफिशियल होगी ऑल ओवर एक फर्म के पर्सपेक्टिव से। तो इस तरह से प्राइस के अंदर भी मेन रोल होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। नेक्स्ट बात करें प्रमोशन की। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन यानी कि जहां पर हम हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सामान है जो हम कस्टमर को बेच रहे हैं उसका प्रमोशन करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं हम, ठीक है, उसके बारे में जानकारियां देते हैं कस्टमर को, एक तरह से कस्टमर को प्रमोट करते हैं कि वो इस प्रोडक्ट को खरीदे। तो ये हम प्रमोशन के अंदर करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या रोल हुआ? ये जो प्रमोशन का जो काम है, जहां पर हम हमारी मैसेज जो कस्टमर तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो इस मैसेज की ये जो प्रमोशनल जो मटेरियल या जो प्रोडक्ट जो हम डिलीवर करना चाहते हैं कस्टमर तक, इसकी डिलीवरी जो है वो भी इंश्योर करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट कि हम जो डिलीवरी है वो राइट टाइम पर राइट क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ हो। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस के अंदर तो मेन रोल होता है, या प्लेस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सही टाइम पर और एक एफिशिएंट मैनर के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम होता ही है कि प्रोडक्ट को प्रॉपरली टाइम पर डिलीवर करना, अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनकी हेल्प से टाइम पर डिलीवर करना, कम कॉस्ट के साथ डिलीवर करना, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग, जैसा कस्टमर डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करना कस्टमर तक। ठीक है, ये आता है प्लेस के अंदर। तो इस तरह से जो 4 एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स के, 4 पीज हैं, उनके अंदर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्टेशन करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। अब ट्रांसपोर्टेशन का सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर एक मेन रोल होता है, क्योंकि सप्लाई चेन का मतलब ही होता है सप्लाई होना, जो सप्लाई की जो चेन है उसको मैनेज करना। तो सप्लाई कैसे होती है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होती है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम गुड्स और जो मटेरियल्स है उसका सप्लायर से मैन्युफैक्चरर तक, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर तक जो है वो हम एक मूवमेंट जो है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही गुड्स और सर्विसेज का। अब ट्रांसपोर्टेशन के मोड की बात करें कि अलग अलग तरीके, वेज हैं जिनके थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। जैसे रोड है, रोड के थ्रू कर सकते हैं, रेल के थ्रू कर सकते हैं, सी के थ्रू कर सकते हैं, एयर के थ्रू कर सकते हैं, अलग अलग मोड है। लेकिन हमें कौन से मोड का यूज करना चाहिए ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर कि हमारा किस तरह का प्रोडक्ट है, कस्टमर जो है उसकी डिमांड किस तरह की, कस्टमर को जल्दी प्रोडक्ट चाहिए या कस्टमर कॉस्ट पे फोकस कर रहा है। तो अलग अलग फैक्टर्स जो है वो हमें कंसीडर ध्यान में रखने चाहिए जब हम सेलेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मोड। अब बात करें कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के मोड को, किस तरीके से हम सही जो मोड है, राइट जो मोड है ट्रांसपोर्टेशन का उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कोस्ट। कोस्ट का एक मेन इफेक्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन के मोड के ऊपर। हमें जब भी हम सेलेक्ट करें कि कौन से मोड का यूज करेंगे तो हमें कोस्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए कि किस पर्टिकुलर मोड की कोस्ट जो है वो कितनी आ रही है। तो कोस्ट एक मेन फैक्टर होती है। नेक्स्ट स्पीड। अगर हमें टाइमली जो सेंसिटिव प्रोडक्ट है वो डिलीवर करने हैं तो हमें स्पीड पे भी फोकस करना पड़ेगा कि कौन सा मोड जो है वो जल्दी से सामान पहुंचा सकता है, टाइम पे कौन सा पर्टिकुलर मोड है। जैसे कि एयर ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्टर होता है, जल्दी से हम प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे कॉस्टली मोड है। तो इस तरीके से हमें स्पीड पे भी फोकस करना है। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह के प्रोडक्ट हम डिलीवर करना चाहते हैं और हमारा कस्टमर जो है उसकी क्या प्रेफरेंस है, कस्टमर टाइम पे चाहता है या उसको कॉस्ट जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी यानी कि हम कितना रिलाय कर सकते हैं, कितना भरोसा कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन के मोड पर, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है कैपेसिटी कि किस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन मोड की कितनी कैपेसिटी है, कितनी बड़ी अमाउंट, लार्ज वॉल्यूम जो है वो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अब देखो जो रेलवे है उसके थ्रू उसकी काफ़ी बड़े, मतलब जो रेल का जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है उसकी कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है, काफ़ी बड़ी अमाउंट के अंदर हम क्वांटिटीज़ के अंदर हम जो है जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, मटेरियल है वो डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कैपेसिटी का भी एस्टिमेशन करना होता है कि कैपेसिटी कितनी है किसी पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। नेक्स्ट बात करें फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि कितनी जल्दी से हम चेंज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, मोड को। फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन के मोड के, उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कि इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस ट्रांसपोर्टेशन के मोड का, उसको भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हमें ऐसा मोड जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो यूज करना चाहिए जो सस्टेनेबल हो। ठीक है,
तो वो चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो एक तरह से की एलिमेंट है जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एक ट्रांसपोर्टेशन के मोड को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है एक कंसेप्ट मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन का। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि हमने एक मोड सिलेक्ट कर लिया तो हम उसी का यूज करेंगे। आजकल नया कंसेप्ट आया मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हम एक से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के मोड यूज करें, कि आधे जगह पर तो दूसरा मोड, फिर उससे आगे डिलीवर के लिए दूसरा मोड। तो इस तरह से हम 2-3 जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड है उनका कम्बिनेशन यूज करें। जैसे हम रोड ट्रांसपोर्टेशन भी यूज कर रहे हैं, रेल भी यूज कर रहे हैं, सी भी यूज कर रहे हैं, एयर भी यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसी लॉजिस्टिक अप्रोच जहां पर अलग अलग जो मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के उनका यूज किया जाए, जो गुड्स और जो मटेरियल्स हैं उनकी डिलीवरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेयर हाउस से रिलेटेड। अब वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस एक ऐसी फिजिकल एक लोकेशन स्टोर करने की एक ऐसी जगह जहां पर हम हमारी जो सामान है, हमारा जो मटेरियल है, जो गुड्स है, उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बिजनेस ये नहीं है कि उसने जो सामान बनाया उसकी डिमांड उसी टाइम पर होगी और वो पर्टिकुलर डिमांड फुलफिल कर देगा। कुछ प्रोडक्ट को, कुछ सामान को स्टोर करके रखना पड़ता है, तो उस स्टोरेज के लिए ही हम वेयर हाउस का यूज़ करते हैं। तो वेयर हाउसिंग एक प्रोसेस है जहां पर हम फिजिकल इन्वेंट्री जो है, जिसका हम बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखते हैं, उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो अब एक बिजनेस जो है वो अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से जो वेयर हाउस है उनका यूज़ करता है। अब वेयर हाउस का जो सिलेक्शन है कि किस जगह पर एक पर्टिकुलर जो वेयर हाउस है उसको लगाया जाए, उसका अलग अलग कंपनीज़ के ऊपर अलग अलग चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। कि जैसे किस तरह की इंडस्ट्री है, उसकी क्या जोग्राफिक लोकेशन है, मतलब किस पर्टिकुलर नीड, उस बिजनेस की नीड्स कैसी है, कैसी स्पेसिफिक अलग से ज़रूरतें हैं। तो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है जब हम एक वेयर हाउस जो है वो सेलेक्ट करते हैं, वेयर हाउस एक का यूज़ करते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ वेयर हाउस की, किस किस टाइप के वेयर हाउस होते हैं। सबसे पहले है प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस वो वेयर हाउस होते हैं जो एक पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए बनाता है, उनको हम बोलते हैं प्राइवेट वेयर हाउस, जहाँ पर खुद की जो इन्वेंट्री है उसको स्टोर करने के लिए उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस वो वेयर हाउस जिनका काम ही होता है दूसरों को, मतलब एक तरह से स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। यानी कि अगर आपको वेयर हाउस की नीड है तो आप उनको, जिनका वेयर हाउस है, उनको पैसे देके, उनको फीस देके उस वेयर हाउस में अपना सामान स्टोर कर सकते हो, उनको बोलते हैं पब्लिक वेयर हाउस। नेक्स्ट है बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस वो वेयर हाउस होते हैं जहाँ पर जब हम एक दूसरे मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जो सामान डिलीवर करते हैं, जब तो उस टाइम पर जब तक उनकी कस्टम क्लियर ना हो जाए, कस्टम यानी कि जो कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, वो कस्टम क्लियर ना हो तब तक उस पर्टिकुलर सामान को उस इन बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर स्टोर किया जाता है, इनकी स्टोरेज इनकी रखी जाती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जहां पर मतलब एक फाइनल जहां से फिर उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कस्टमर तक, वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। वहां पर स्टोर किया जाता है सामान को, उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो ये अलग अलग टाइप के वेयर हाउस होते हैं जिनका यूज किया जाता है स्टोरेज के परस्पेक्टिव से। अब हम बात करते हैं साइट लोकेशन की। साइट लोकेशन क्या होता है? यानी कि जो वेयर हाउस हम बना रहे हैं उसकी लोकेशन क्या होगी, किस साइट लोकेशन बोल रही थी मैं, साइट सिलेक्शन, कि किस साइट पे, किस जगह पर हम हमारा जो वेयर हाउस है वो बनाएंगे। तो अब साइट जब हम सिलेक्शन करते हैं, कि जब हम जगह सेलेक्ट करते हैं हमारे वेयर हाउस को बनाने की, कि किस जगह पर हम हमारी गुड्स को स्टोर करेंगे, उस सिलेक्शन के टाइम पर कुछ फैक्टर्स होते हैं उनका ध्यान रखना होता है। अगर हम अच्छे तरीके से एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो किन फैक्टर का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले है प्रॉक्सिमिटी टू ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। यानी कि हमें ऐसी जगह पे वेयर हाउस बनाना चाहिए जहां पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो पास में हो। यानी कि अगर देखो, अब अगर ऐसी जगह पे हम वेयर हाउस बनाएं जहाँ के आसपास रोड ही नहीं है, या रेलवेज का जो एक तरह से एयरपोर्ट वगैरह है, रेलवेज स्टेशन है, वही नहीं है, तो इससे क्या होगा, हमारी स्टेशन से उस पर्टिकुलर वेयर हाउस तक डिलीवर करने का जो एक तरह से अलग से कॉस्ट आएगी, अलग से खर्चा बढ़ेगा। तो हमें हमारी जो वेयर हाउस की साइट सिलेक्शन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि उसके पास में ही हो ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा नेटवर्क, ताकि जो डिलीवरी है आपस में एक जगह से दूसरी जगह में, उसमें ज़्यादा कॉस्ट ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। अब देखो, जो वेयर हाउस है उसके अंदर जो हम सामान स्टोर कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए वर्कर्स, लेबर्स की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी जगह पे होना चाहिए साइट, वेयर हाउस, जहाँ पर
लेबर जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है रियल एस्टेट कॉस्ट और अवेलेबिलिटी। अब देखो रियल एस्टेट कॉस्ट यानी कि वो जिस जगह पर, जिस ज़मीन पर हम वेयर हाउस बना रहे हैं या जो ले रहे हैं, उस रियल एस्टेट, उस जगह की कॉस्ट जो है उसको भी ध्यान में रखना है कि वो ज़्यादा कॉस्टली जगह ना हो, कि जहाँ पर आप देखो जहाँ पर ज़मीनें ज़्यादा महंगी है तो उस जगह पे वेयर हाउस नहीं बनाना चाहिए। जहाँ पर इजीली मतलब कम कॉस्ट पर जो लैंड अवेलेबल हो वहाँ पर हमें वेयर हाउस जो है उसकी साइट का सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वहाँ पर पावर वगैरह की सप्लाई, वाटर सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सिस्टम है ये अवेलेबल है या नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए वेयर हाउस की साइट सिलेक्शन करते टाइम। नेक्स्ट है वेयर हाउस मैनेजमेंट। वेयर हाउस मैनेजमेंट क्या होता है? वेयर हाउस मैनेजमेंट यानी कि जो वेयर हाउस के का जो पूरा वर्क है, वेयर हाउस के अंदर जो हम सामान स्टोर कर रखा है उस स्टोर को मैनेज करना, यानी कि वो जो डे टू डे के जो ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करना, वही होता है वेयर हाउस मैनेजमेंट। यानी कि एक अच्छे तरीके से हमें मैनेज करके रखना है हमारे वेयर हाउस को। अब एक अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करके, कुछ काम या कुछ की एस्पेक्ट जो हैं उनका ध्यान रखना चाहिए जब हम वेयर हाउस मैनेजमेंट करते हैं। कैसे? सबसे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि उस वेयर हाउस के अंदर हमें जो स्टॉक है, जो गुड्स हैं, उनका स्टॉक का जो लेवल है वो सही से मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम पे तो हमारे पास ओवर जो है ओवर स्टोरेज हो जाए, मतलब ओवर एक तरह से क्वांटिटी में मटेरियल हो, ओवर लेवल जो है वो एक्सीड कर जाए एक प्रॉपर लेवल से, कि हमारे पास जगह ही ना हो उस वेयर हाउस में सामान को स्टोर करने की। और कई बार ऐसा हो कि वेयर हाउस खाली पड़ा है, सामान है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इन्वेंट्री का मैनेजमेंट जो है, जो इन्वेंट्री लेवल है उसको सही तरीके से मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग यानी कि जो कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को टाइम पे डिलीवर करना, ये भी आता है वेयर हाउस मैनेजमेंट के अंदर, की ऑर्डर की प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट है शिपिंग एंड रिसीविंग, यानी कि उस वेयर हाउस के अंदर सामान को लेके आना और उस वेयर हाउस से सामान को डिलीवर करना। ये जो शिपिंग और रिसीविंग है इसको मैनेज करना, यानी कि इनबाउंड और आउटबाउंड है जो गुड्स का, उसको प्रॉपरली इंश्योर करना, प्रॉपरली वो मैनेज हो। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब जो हमने सामान स्टोर करके रख रखा है वेयर हाउस में, क्या वो सेफ है या नहीं, यानी कि अब जैसे फायर वगैरह से या और भी जो अब जैसे स्टोरेज जो कोई सामान है वो ख़राब हो सकता है, तो उसके लिए कूल स्टोरेज मतलब उसको कूल स्टोरेज के अंदर मेंटेन करके रखना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको, उन चीज़ों को ध्यान में रखना, उन चीज़ों को मैनेज करना। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं वेयर हाउस मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कस्टमर सर्विस स्ट्रेटेजी। अब इसके अंदर क्या होता है, कस्टमर सर्विस स्ट्रेटेजी यानी कि हमें कस्टमर को ध्यान में रख के हमारी स्ट्रेटेजी बनाए। अब इसकी हमने पहले भी डिस्कस किया जब हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अप्रोचेज की बात की, तो अब ये वैसे ही अलग से टॉपिक मेंशन किया हुआ। अब कस्टमर सर्विस स्ट्रेटेजी में यानी कि हम हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते टाइम कस्टमर पे फोकस करें कि कस्टमर को जो सर्विस है वो बेटर सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो इस कस्टमर सर्विस स्ट्रेटेजी के अंदर हम क्या करते हैं, हम कस्टमर की जो नीड्स हैं, कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं, कस्टमर हमारा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हमारे उनको उन कस्टमर की ज़रूरतों को और उसके एक्सपेक्टेशन को हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो क्या कैपेबिलिटी हैं उसके साथ अलाइन करते हैं, उनके साथ अलाइन करके स्ट्रेटेजी बनाते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। तो अब इसके अंदर हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कस्टमर सर्विस स्ट्रेटेजी के अंदर? सबसे पहले क्लियर कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हर चीज़ के चैनल्स की बात करते हैं हम, तो एक जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए हमारे, सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि जो कस्टमर की जो भी शिकायतें हैं, कस्टमर की जो भी डिमांड्स है, जो उनको टाइम पे उनका रिस्पॉन्ड करना, यानी कि टाइम पर जवाब देना, कस्टमर की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी उसकी इशू हैं उनको टाइम पे टैकल करना, ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस, की टाइम पे रिस्पॉन्स देना। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हम टाइम के साथ चेंज हो जाए, फ्लेक्सिबल मतलब चेंज होते रहे। तो जैसे जैसे कस्टमर की ज़रूरतें जो हैं वो मतलब चेंज होती है, वैसे वैसे हम हमारे सिस्टम के अंदर चेंज लाते हैं और कस्टमर के साथ ही, कस्टमर की ज़रूरतों के साथ ही हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, यानी कि कस्टमर के साथ कस्टमर की जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लगातार उसी लेवल पे हो। ये नहीं है कि एक बार तो हमने जब बिल्कुल अच्छे से बेटर सर्विस प्रोवाइड कर दी कस्टमर को और फिर आगे धीरे धीरे वो कस्टमर का जो सर्विस का
लेवल है वो डाउन हो रहा है, नहीं, हमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, हमें जो सर्विस का जो लेवल है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है लॉन्ग टाइम के लिए। नेक्स्ट है ऑर्डर फुलफिलमेंट, यानी कि एक अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे में हमें ऑर्डर जो है कस्टमर का वो फुलफिल करना है। अब ऑर्डर फुलफिलमेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, सबसे पहले ऑर्डर आया उसको टाइम पे प्रोसेस करना, फिर ऑर्डर पिकिंग, टाइम पे उसको लेना, एक तरह से कस्टमर से पिक करना, शिपिंग यानी कि जो हमारा स्टोर है वहाँ से उस प्रोडक्ट को जो कस्टमर का ऑर्डर आया उसको शिप करना, देन डिलीवरी कि कस्टमर को डिलीवर करना, डिलीवर के बाद भी जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करना, और साथ में अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न अगर कर रहा है तो उस रिटर्न को भी मैनेज करना। तो ये सारी चीज़ें काम आती हैं ऑर्डर, मतलब आती हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट के अंदर। ठीक है कि हमें कस्टमर को टाइम पे डिलीवर करना है प्रोडक्ट, अगर उसको आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए तो वो प्रोवाइड करनी है, और फिर अगर वो रिटर्न करना चाहता है तो उस रिटर्न करने में भी उसको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करें तो हम बोलते हैं उस स्ट्रेटेजी को कस्टमर सर्विस स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी यानी कि जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम पूरी जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी है उसको पूरी जो ओवरऑल जो हमारी सप्लाई चेन की स्ट्रेटेजी है उसके साथ अलाइन करना चाहिए, लिंक करना चाहिए। और जब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं इसके अंदर भी हमें कस्टमर की जो ज़रूरतें हैं, कस्टमर की नीड और जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटेजी बनानी है कि कस्टमर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चाहता है, कि कस्टमर कैसे डिलीवरी चाहता है, उसके हिसाब से। अब इसके अंदर भी कुछ की कंसेप्ट है जिन पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहले चैनल सिलेक्शन, कि किन चैनल के थ्रू हम जो डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट उनका सेलेक्ट करना। देन कस्टमर सेगमेंटेशन, कस्टमर को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करना, फिर हर सेगमेंट के हिसाब से हम डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट को कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इस तरीके से, इस सेगमेंट में इस तरीके, तो इस तरह से। नेक्स्ट ऑर्डर फुलफिलमेंट। ऑर्डर फुलफिलमेंट वहीं जो कस्टमर का ऑर्डर आया है उसको अप्रोप्रिएट तरीके से प्रोडक्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिलीवर करना। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड, सही ट्रांसपोर्टेशन मोड का यूज करना डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कि जिस तरह का कस्टमर का ऑर्डर है उसके हिसाब से हमें ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज करना है। कि अगर कॉस्ट जो है उसके ऊपर फोकस करने वाला कस्टमर है तो उसके हिसाब से वो ट्रांसपोर्टेशन का मोड यूज करना है, और अगर टाइम पे वाली जो चीज़ें से रिलेटेड प्रोडक्ट है, टाइम सेंसिटिव प्रोडक्ट है, तो इसके हिसाब से उस ट्रांसपोर्टेशन मोड का यूज करना है, यानी कि फास्ट वाले ट्रांसपोर्टेशन मोड का यूज करना है। तो इस तरह से हमें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मोड का सिलेक्शन करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी के अंदर। नेक्स्ट है चैनल डिजाइन। चैनल डिजाइन के अंदर क्या होता है कि कस्टमर को जो गुड्स और सर्विसेज हम डिलीवर करते हैं वो एक टाइमली मैनर में हो, एक सही तरीके से हो, उसके लिए हमें चैनल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। यानी कि जो चैनल है उन्हीं के थ्रू तो हम प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। जो मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो चैनल, अलग अलग चैनलों का यूज करता है फाइनल कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल डिजाइन के अंदर हम किन पे फोकस करते हैं? चैनल स्ट्रक्चर पे, कि हमारा जो सप्लाई चैन के अंदर जो चैनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। फिर चैनल स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम बात करते हैं चैनल मेंबर की, कि कौन कौन जो मेंबर्स हैं वो कौन होंगे, चैनल मेंबर्स की क्या ड्यूटीज होगी, उनको किस लेवल की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करनी है। फिर चैनल इंटीग्रेशन की, यानी कि जो पूरा जो चैनल का जो पूरा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसको आपस में इंटीग्रेट इकट्ठा करके रखना है। देन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, हमें साथ साथ में हमारी चेक करते रहनी है परफॉर्मेंस भी, कि जो हमारे मेंबर हैं, चैनल मेंबर, ये सही से कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करवा रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये होता है चैनल, एक तरह से जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, यानी कि परफॉर्मेंस को मेजर करना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसका क्या सप्लाई चेन के अंदर रोल है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब कि ये जो हमारी जो नई जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन जो आईटी, एक तरह से आईटी टेक्नोलॉजी, जो आईटी टूल हैं, इनका यूज करना सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, कि अच्छे से सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए हम आईटी जो टूल हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो जो अब सप्लाई चेन के अंदर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको मैनेज करके रखना पड़ता है। अब देखो, कस्टमर जो ऑर्डर दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन, सप्लायर से कितना क्या सामान मंगवाना है, हमारे पास कितना स्टॉक है, तो ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन का यूज होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। तो इस इन्फॉर्मेशन को, ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है उसको आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी टूल्स के एक तरह से उनकी हेल्प से उस सिस्टम को मैनेज करके रखना।
वही होता है पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। तो 3 की जो है सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किए जाते हैं, आईटी टूल यूज किए जाते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। कौन कौन से? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, सप्लाई चेन विजिबिलिटी सिस्टम और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या सीआरएम सिस्टम जिनको हम बोलते हैं। अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम की। अब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ईआरपी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर एक बिजनेस के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक बिजनेस के सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं वो सारी लिंक्ड होती हैं इसके अंदर। कि जो अब देखो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग वर्क हो सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे प्लानिंग का, प्रोक्योरमेंट का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये जो अलग अलग काम है ये सारे एक इकट्ठे लिंक होते हैं। तो इससे क्या होता है कि सारी इस इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से ये इसकी हेल्प से सारी चीज़ों को इकट्ठा मैनेज किया जा सकता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ये जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो फंक्शंस हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। तो ये जो ईआरपी सिस्टम है इसको डिजाइन किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेसेस हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। अब देखो कोई ऐसा, हम ऑफलाइन तो कोई ऐसा रजिस्टर, एक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सकते जिसके अंदर सारी चीज़ें आपस में लिंक हो, लेकिन ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारे जो फंक्शन हैं, जैसे फाइनेंस का है, ह्यूमन रिसोर्स का है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, ये आपस में लिंक होते हैं। फिर किसी से को भी एक दूसरे से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपस में ले सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का एक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है सप्लाई चेन विजिबिलिटी सिस्टम। अब ये सप्लाई चेन विजिबिलिटी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हम कोई भी जो चीज़ें हैं विजिबल यानी कि देख सकते हैं, तो इसके अंदर अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, वो जैसी जैसी हमें जब जब जिस तरह की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो अब ये देखो, ये जो सप्लाई चेन विजिबिलिटी सिस्टम है इसके हेल्प से क्या होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, आईटी टूल है। इसके अंदर जो है जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है उन सबका ट्रैक होता है, उस सबका रिकॉर्ड होता है कि रियल टाइम बेसिस पे, कि अब रियल करंट में, अब जैसे हमें करंट में पता करना है कि हमारे पास पर्टिकुलर आइटम के कितने स्टॉक है, कितना हमने डिलीवर की, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम बेसिस पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर अवेलेबल होती है। तो ये इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर एक तरह से मेन रोल होता है। क्या की फीचर्स हैं इसकी? सबसे पहले रियल टाइम ट्रैकिंग, यानी कि करंट टाइम पे, रियल टाइम पर हम एक तरह से ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे जो गुड्स हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं, उनकी क्या लोकेशन है, क्या स्टेटस है, किस जगह पर है वो, और कितनी अमाउंट में है, कितनी क्वांटिटी में है। ये चीज़ हम रियल टाइम के बेसिस पर ट्रैक कर सकते हैं। रियल टाइम का मतलब करंट टाइम पर अभी जो है वो हम ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव एनालिटिक्स, यानी कि हम एनालिटिक्स भी कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव यानी कि पहले से हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हमारी जो है वो डिमांड हो सकती है, यानी कि डिमांड जैसे फोरकास्ट करना, सप्लाई जो है उसकी परफॉर्मेंस को एक तरह से ऑप्टिमाइज करना, बेटर रखना। तो ये चीज़ें हम एनालिटिक्स पहले से कर सकते हैं। एक तरह से हम जिसको बोलते हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब अंदाज़ा तो नहीं, एनालाइज करके हम पहले से फोरकास्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कितनी कोई हमारी डिमांड हो सकती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, अलग अलग फैक्टर्स को देख के। तो ये चीज़ खुद से एनालाइज करके देता है ये सिस्टम। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन टूल। इसके अंदर कोलैबोरेशन टूल होते हैं जिससे हमारे जो ये सारे पार्टनर्स हैं, जैसे सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, कस्टमर है, ये आपस में लिंक्ड होते हैं। तो ये कोलैबोरेशन टूल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो इसके अंदर जो है वो रियल टाइम डेटा होता है, तो इससे जो है सप्लाई जो भी सप्लाई चेन के अंदर जो रिस्क होते हैं उनको मैनेज किया जा सकता है टाइम पे। जैसे कि ये पहले से ही फोरकास्ट करके देता है कि वेदर इवेंट से रिलेटेड, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड, तो ऐसे जो रिस्क हैं इनको कैसे हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इसका जो पूरा एक सिस्टम जो है उसमें के मैनेजमेंट के अंदर ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम या सीआरएम। अब ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जो है वो हमारा कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि हमारे जो कस्टमर हैं वो कितने हैं, क्या उनकी डिमांड है, कस्टमर से रिलेटेड पूरा जो डेटा है वो मतलब अवेलेबल होता है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। तो कस्टमर रिलेशनशिप ये जो सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम है इसका यूज हम किस लिए करते हैं, कस्टमर के साथ हमारी क्या इंटरेक्शंस हुई, कस्टमर के जो साथ रिलेशनशिप है हमारा, उस रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए हम इस पर्टिकुलर सिस्टम का यूज करते हैं। एक तरह से ये सिस्टम हमारा जो
सप्लाई चेन है और जो हमारे कस्टमर की जो नीड है, कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं और हमारा कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप रहा है, उन सारी चीज़ों को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये एक टूल है। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर कस्टमर डेटा मैनेजमेंट, यानी कि कस्टमर से रिलेटेड डेटा, जैसे कि कस्टमर के साथ कि से हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इस कस्टमर ने कोई पर्टिकुलर कस्टमर है उसने की क्या परचेज हिस्ट्री रही है, कैसे हम हमारे कस्टमर की सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कस्टमर से को मैनेज करने से रिलेटेड जो जो भी डेटा होता है वो सारा अवेलेबल होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है सेल्स मैनेजमेंट, कैसे हम हमारी जो सेल्स प्रोसेस है उसको मैनेज कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन यानी कि अपने आप ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली जो है मार्केटिंग से रिलेटेड काम जो है ये पर्टिकुलर करता रहता है, जैसे कि अपने आप ही जो मतलब एक ऑटोमेटिक सिस्टम से ईमेल सेंड करना है, कस्टमर के पास कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसके से रिलेटेड जो है एडवर्टाइजमेंट करके करना, मतलब पर्सनली सेंड करना है मैसेज, तो वो पूरा सिस्टम। जैसे कंपनी जो है वो कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उनकी जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है वो हमारे पास आते रहते हैं। अगर हमने कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट किसी कंपनी से खरीदा तो वो कैसे होता है, वो कंपनी पर्सनली थोड़े ना सेंड करती है, उनका ये जो CRM सिस्टम होता है ये अपने आप ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास नोटिफिकेशन सेंड करता रहता है। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, यानी कि कस्टमर को जो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं उनसे रिलेटेड पूरी जो सर्विसेज उनको मैनेज करना, कि कस्टमर की क्या कंप्लेन वगैरह है आई है, कस्टमर को कंप्लेंट्स का क्या रिप्लाई करना है, कैसे उन कस्टमर्स की जो कंप्लेन है उनको सोल्व करना है, उससे रिलेटेड जो वर्क है वो होता है अपने आप ऑटोमेटिकली इस CRM के अंदर, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिसेंट डेवलपमेंट्स, कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके अंदर रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुई है, जो कि है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक और फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। सबसे पहले हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की बात करते हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का हमने पहले भी डिस्कस किया स्टार्टिंग में। इसके अंदर क्या होता है कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम होता है, अब देखो सप्लाई चेन के अंदर हम सप्लायर से लेके फिर मैन्युफैक्चरर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके कस्टमर तक तो अलग अलग पार्टनर्स जो है वो वर्क करते हैं। तो एक अकेला बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से इस पूरी सिस्टम को, सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता, फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने का काम। तो इसलिए बिजनेसेस जो है वो आजकल क्या करते हैं, ये जो अलग अलग काम है इन अलग अलग कामों को अलग अलग पार्टी से करवाते हैं। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसी थर्ड पार्टी आउटसाइडर से करवा लिया। इस तरह से जो बिजनेसेस है वो अपना जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है वो अलग अलग पार्टी से करवाते हैं, बाहर की पार्टी से करवाते हैं। तो जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो एक एक एलिमेंट है, जैसे कि मान लो अब यहाँ पर था सप्लायर का, मैन्युफैक्चरर का, डिस्ट्रीब्यूटर का और फाइनल कस्टमर तक पहुंचने का, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। मान लो ये अलग पार्टी से करवा रहा है एक बिजनेस, अपने सामान को बना खुद रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करवाने का जो काम है वो किसी अलग पार्टी से करवा रहा है, थर्ड पार्टी से करवा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, यानी कि जब आउटसोर्सिंग की जाती है लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ की थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से। तो इसके अंदर अलग अलग काम हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो किसी थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं, या वेयर हाउसिंग का काम है वो अलग पार्टी से करवा रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है वो अलग से करवा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग काम जो है वो अगर आउटसाइड से करवाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। अब ये जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों यूज करते हैं बिजनेसेस इसका। सबसे पहले है रिड्यूस्ड कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है, अब देखो जब एक काम को हम किसी आउटसाइड जो ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी है उससे हम हमारा प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो करवाएंगे, ये बिजनेस इस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से करवा रहा है, तो इस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के पास तो सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अच्छे अच्छे मोड हैं, अच्छे सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये अगर ट्रांसपोर्टेशन करेगी तो इससे जो है वो कॉस्ट कम आएगी, जबकि इस बिजनेस के पास तो कोई भी चीज़ें नहीं है, मोड नहीं है, अलग अलग एक तरह से अलग अलग जो साधन होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के वो नहीं है। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है इसको वो उस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हैवी पड़ेगी, लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का तो काम ही है ट्रांसपोर्टेशन का, तो इसके पास अच्छे नॉलेज भी है उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट जो है वो कम आएगी। नेक्स्ट है इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी, अब अगर जो बिजनेस है वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अपनी कॉस्ट और अपने एफर्ट्स न लगा के अपना जो मेन काम है जिसके अंदर वो एफिशिएंट है, जिसके अंदर उसकी अच्छी नॉलेज है, उस पर फोकस करेगा, तो इससे एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है एनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि
जो काम है वो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होगा। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन वाली जो कंपनी है उसको पता है, सारी नॉलेज है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, तो जैसे ही कोई ऐसी कंडीशन आई मार्केट के अंदर, कोई भी ऐसी कंडीशन आई, तो उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कंपनी अपना सिस्टम जो है वो चेंज कर सकती है, फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 बेनिफिट्स जो हैं वो होते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के, यानी कि जब हम हमारा जो काम है वो किसी आउटसाइड पार्टी से करवाते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक का। फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक के अंदर क्या होता है, अब देखो जब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है, इसके अंदर हम बात कर रहे थे कोई एक काम जो है वो हम थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम करवा रहे हैं या वेयर हाउसिंग का काम हम करवा रहे हैं थर्ड पार्टी से। लेकिन फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक के अंदर क्या होता है कि पूरा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है वो हम बाहर की पार्टी से करवा रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तीनों काम जो है मतलब हम अलग अलग पार्टी से करवा रहे हैं बाहर से। हम खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग भी किसी और से करवा रहे हैं, हम वेयर हाउसिंग भी किसी और कंपनी को काम दे रखा है कि आप हमारा जो है वो स्टोरेज का संभालो। फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन का भी अलग कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है किसी कंपनी को कि आप हमारा संभालो, डिस्ट्रीब्यूशन का भी अलग दे रखा है। तो इस तरह से हम हमारा पूरा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसको आउटसोर्सिंग करते हैं सिंगल प्रोवाइडर से। ठीक है, सिंगल प्रोवाइडर। अब यहाँ पर ये नहीं था कि अब देखो इसके अंदर जैसे हमने बात की ट्रांसपोर्टेशन अलग को दे दिया और जो वेयर हाउसिंग है वो अलग को दे दिया। ठीक है, फिर एक और क्या था, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग को दे दिया। तो अब ये अलग अलग कर रही हैं, लेकिन जो हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है, वो अपना जो पूरा टोटल जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये इनको दे दिया। तो ये तीनों अपने तरीके से मैनेज कर रही है। तो इसके अंदर जो है वो 3 पार्टी लॉजिस्टिक भी आ गया, क्योंकि इसके अंदर ये एक काम किसी पर्टिकुलर से करवाना, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होगा। तो फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक में थर्ड पार्टी वाला जो सिस्टम है वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, इसके अंदर पूरा जो इंटायर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है वो आउटसोर्स किया जाता है, बाहर से किया जाता है। ठीक है, तो जो 3PL प्रोवाइडर है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल टावर, जो पूरी जो सप्लाई चेन है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, मैनेज करता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ सप्लाई चेन, जिसके अंदर इंक्लूड होता है 3PL प्रोवाइडर भी, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक भी इंक्लूड होता है। अब इसके क्या बेनिफिट है, तो वही बेनिफिट हो गए जो 3PL के हैं, जैसे कि सप्लाई चेन की जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। विजिबिलिटी यानी कि जो रियल टाइम डेटा एक्सेस है, एनालिटिक्स है, वो इम्प्रूव होती है। अब देखो ये जो कंट्रोल टावर है जो पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मैनेज कर रहा है, सप्लाई चेन को मैनेज कर रहा है, यानी कि तो इस का काम जो है ये पर्टिकुलर लोग कौन होंगे, वही लोग होंगे जो एक्सपर्टाइज हैं सप्लाई चेन के अंदर। तो अब इनको सारी चीज़ों की नॉलेज होती है, तो अगर अच्छे से नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, तो एफिशिएंसी, पूरे जो विजिबिलिटी है एक तरह से वो इंप्रूव होगी, कोलैबोरेशन जो है वो बढ़ेगा। अब देखो ये जो 3PL प्रोवाइडर है एक तरह से सेंट्रल पॉइंट की तरह वर्क करता है सारे जो सप्लाई चेन पार्टनर्स हैं, क्योंकि इसका काम ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है। तो अलग अलग पार्टनर जो होते हैं, वेयर हाउस को मैनेज करने वाला, ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने वाला, इन सब के साथ इसके लिंक होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके। तो इस तरह से एक अच्छे तरीके से ये कोलैबोरेट करके उनके साथ मिलके काम कर सकता है। नेक्स्ट है ग्रेटर स्ट्रेटेजिक फोकस। अब देखो जो जब हम आउटसोर्सिंग करते हैं पूरे इंटायर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर अपना ध्यान देने की जरूरत तो नहीं होती, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन का काम तो अलग से ये कंट्रोल टावर कर रहा है। अब इस बिजनेस का क्या काम बचा, बिजनेस का काम बचा अपना जो मेन बिजनेस है उसके ऊपर फोकस करना। ठीक है, उसके ऊपर फोकस करता है। तो अब अपने जो मेन काम है इसका, जिसके अंदर इसको अच्छी नॉलेज है, उसके ऊपर फोकस करेगा। तो इससे क्या होगा, एक तरह से इसका जो मेन जो काम है उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक फोकस ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा स्ट्रेटेजिक फोकस। इसकी जो कोर कंपिटेंसी है, जिसके अंदर इसको अच्छी नॉलेज है, जो कोर है, मतलब जिसके अंदर इसकी ऐसी कंपिटेंसी है जिसको किसी और के पास नहीं है। तो अब अगर हमारे पास कोई अच्छी स्किल है, अच्छी कोई पर्टिकुलर नॉलेज है, अगर हम उसी पर फोकस करें तो उससे क्या होगा, मतलब एक तरह से उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे और भी ज़्यादा एक्सपर्टाइज हमें उस पर्टिकुलर काम का हो जाएगा। और अगर हम ऐसे करें कि हमें नॉलेज जो है वो तो किसी और चीज़ के अंदर है और हम काम जो है वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, तो इससे सारी चीज़ें गड़बड़ में हो जाएंगी। तो इसीलिए ग्रेटर स्ट्रेटेजिक फोकस जो है वो बनता है फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक के थ्रू, जहाँ पर हम पूरा जो इंटायर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम है वो आउटसोर्सिंग करते हैं, बाहर से की जो कंपनियां हैं उनसे करवाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्लास। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।